सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका हिमानी सेन। अभी तक आपने व्याकरण सुरभि पुस्तक से पाठ 4 से शब्द भंडार में से आपने अभी तक विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं। इसी क्रम में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा विषय है युग्म शब्द। ठीक है ना। तो आइए हम ये देखते हैं पहले तो कि युग्म शब्द क्या होते हैं। तो आप ये देखिए, युग्म शब्द आप भी अपनी पुस्तक अपने साथ रखिए। जो मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ वो आप अपनी पुस्तक से मिलान कीजिए ताकि आपको जो भी मैं कहने जा रही हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ आए, और अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप प्रश्न कर सकें। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं युग्म शब्द क्या होते हैं। एक ऐसे शब्द जो देखने या सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं पर उनमें थोड़ा अंतर होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे शब्द जो देखने या सुनने में, देखने में मतलब या तो हम उनको लिखा हुआ देखें या तो हम उन्हें सुने, किसी के भी द्वारा सुने, तो वो हमें क्या लगते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें थोड़ा अंतर अवश्य होता है, बोलने में भी और लिखने में भी। और सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो अधिकतर उनके अर्थ में होता है ना। तो ये युग्म शब्द होते हैं जो देखने या सुनने में तो हमें एक समान लगते हैं परंतु उनमें थोड़ा अंतर अवश्य होता है और उनके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। तो आइए अपनी पुस्तक में से आप देखिए, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से युग्म शब्द हमें दिए गए हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं और उनके अर्थ भी किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है ना। तो आइए पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है अंश और दूसरा शब्द है अंश। तो यहाँ पे क्या है, अंश मतलब कि सा सरोते का लिया है और यहाँ हमने लिया है अंश में शा शक्कर का। ठीक है। तो अंश और अंश, तो ये बोलने में तो हमें फिर भी एक जैसे या थोड़े अंतर के साथ समझ में आ रहे हैं परंतु उनके अर्थ में एक बिल्कुल ही परिवर्तन है ना। क्योंकि जो लोग अशुद्धियों के साथ में उच्चारण करते हैं शब्दों का, वो भी कई बार स को श या श को स बोल देते हैं, तो वो ये गलती कर सकते हैं कि वो अंश बोले या अंश को अंश बोल दें, है ना, या अंश को अंश बोले। इसीलिए आपको ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया जाता है कि आप शुद्ध लिखें और शुद्ध ही बोलें, ताकि क्या होगा, जब आप जो लिखने जा रहे हैं उसमें अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। आप लिखना कुछ और चाहें और उसका अर्थ कुछ और ही हो जाए क्योंकि आपने उसे अशुद्ध लिखा। ठीक है ना, या अशुद्ध बोला। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा शुद्ध लिखिए और शुद्ध ही बोलिए। तो आइए हम ये शब्दों को देखते हैं कि युग्म शब्द किस तरह से एक जैसे होते हैं या किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो पहला शब्द हमने देखा अंश और अंश। तो अंश का मतलब होता है कंधा, कंधा यानी ये शोल्डर, और अंश मतलब भाग, है ना। कि जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने चॉकलेट में से एक भाग मुझे दे दो, जितनी भी तुम्हारे पास चॉकलेट्स हैं उसमें से एक भाग मुझे दे दो, मतलब एक हिस्सा मुझे दे दो। या हम बोलते हैं कि हम अपनी माँ का अंश होते हैं, है ना, बच्चे अपनी माँ का अंश होते हैं, तो इसका मतलब हम अपने माँ का एक हिस्सा है, अपनी माँ का भाग है। ठीक है ना। तो ये अंतर है दोनों में, सिर्फ एक श और स के अंतर से। अब दूसरा शब्द है अंक, और एक और उससे मिलता जुलता शब्द है अंग। अंक और अंग मतलब यहाँ पे क है, यहाँ पे ग है। ठीक है ना। तो एक अंक का मतलब गोद है और दूसरे अंग का मतलब है शरीर का भाग, मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा, हाथ, पैर, नाक, मुंह, उंगलियां, इस तरह से। ठीक है ना। तो अंक मतलब आपको पता ही है कि अंक मतलब गोद है। ठीक है ना। और अंग मतलब शरीर का हिस्सा। ठीक है ना। और एक अंक क्या होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, मार्क्स जो हमको मिलते हैं उनको भी हम अंक ही बोलते हैं। ठीक है। तो अब तीसरा देखिए, अंचल और अचल। अंचल, अंचल में ऊपर बिंदु लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये अंचल है और नीचे है अचल। ठीक है। तो
अंचल का मतलब हुआ क्षेत्र और अचल का मतलब हुआ पर्वत, है ना। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति ग्रामीण अंचल का है, मतलब कि वह व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है ना, मतलब वो ग्रामीण भाग से आता है, ठीक है। और अचल मतलब पर्वत, क्योंकि पर्वत क्या होते हैं, अचल होते हैं, यानी कि चलायमान नहीं होते हैं, चल फिर नहीं सकते, वो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने बोलते हैं ना अपने विचारों में या अपने किसी काम में बिल्कुल दृढ़ रहता है या दृढ़ संकल्पित रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति अपने संकल्पों में अचल है ना, दृढ़ संकल्प रखता है। कोई भी जो अपनी बात कहता है तो वो उस पर अटल या अचल रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और शब्द है अनल और अनिल। अब यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे न है और यहाँ पे न में छोटी ई की मात्रा है। तो अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब हवा, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। तो लिखने में हम गलती कर सकते हैं, शायद हम मात्रा लगाना भूल जाएं, तो फिर उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आग का हवा हो जाएगा और हवा का आग हो जाएगा। इसीलिए आपको शुद्ध ही लिखना है। ऐसे ही एक शब्द है अन्य और अन्न। अन्य मतलब दूसरा, ठीक है ना। तो शिक्षिका ने किसी अन्य छात्र को बुलाया था, मुझे नहीं, मतलब शिक्षिका ने किसी दूसरे बच्चे को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया था। अन्न मतलब अनाज, दाल चावल गेहूँ, ये सब क्या कहलाते, अनाज। तो ये दोनों अन्न और अन्य बोलने में भले ही काफ़ी कुछ एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इनका अर्थ एकदम ही भिन्न है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपकार और उपकार। ये भी, इनमें क्या अंतर है, सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ अ है, यहाँ उ है। तो आप लिखने में अगर एक भी गलती करेंगे तो क्या होगा, वही अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, अपकार मतलब बुरा करना। अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा काम करते हैं या हम कोई बुरा काम करते हैं तो वो हम क्या कह रहे हैं, वो हमने अपकार किया। और उपकार मतलब होता है भला करना, किसी से हमने कोई भलाई का काम किया या किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो वो कहलाएगा हमने उस व्यक्ति के ऊपर उपकार किया, ठीक है ना। आगे देखिए अस्त्र और शस्त्र। ये दोनों ही शब्द हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक साथ ही इनका प्रयोग अस्त्र शस्त्र इस तरह से बोलते हैं, देखा होगा आपने। तो इनका भी अर्थ अलग होता है, होते दोनों ही हथियार हैं, लेकिन एक हथियार जो है वो फेंक के चलाने वाला है, अस्त्र मतलब फेंक के चलाने वाला हथियार, जैसे कि भाला। और शस्त्र जो है वो हाथ में लेके चलाने वाले हथियार को कहते हैं, जो जैसे कि तलवार, बंदूक, है ना। तो अस्त्र मतलब फेंक के चलाने वाले हथियार और शस्त्र मतलब जो हाथ में लेके पकड़ के चलाए जाते हैं वो हथियार, ठीक है ना। तो इस तरह से भी इन दोनों के अर्थों में थोड़ा सा परिवर्तन है और लिखने में भी परिवर्तन है। बोलने में भले ही हमें काफ़ी कुछ एक जैसे लगते हैं। अगला शब्द है आदि और आदि। आदि और आदि, तो इनमें किसका अर्थ अंतर है, सिर्फ मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। परंतु एक आदि का मतलब है आरंभ, यानी कि शुरुआत किसी चीज़ की, और दूसरे आदि का मतलब है अभ्यस्त। ये आदि जो है इसका मतलब है आरंभ, किसी चीज़ की शुरुआत, और ये आदि मतलब अभ्यस्त। हम प्रतिदिन शाला जाने के अभ्यस्त हैं, मतलब कि हमें रोज़ शाला जाने की या विद्यालय जाने की आदत है, ठीक है। इसी तरह आय और आयु। तो आय में यहाँ पे छोटी यू की मात्रा लग गई, तो ये वाला आय का मतलब आमदनी, यानी कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप कमाते हैं, 10,000 5,000 जो भी, वो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी आय कितनी है तो आप वो बताएंगे। और आयु, आयु मतलब कि उम्र, एज, उम्र। तो इसमें क्या होता है, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, जो भी आपकी एज होगी वो आप बताएंगे। तो यहाँ भी लिखने में तो थोड़ा सा अंतर है, परंतु इनके अर्थों में बिल्कुल ही भिन्नता है। तो ये जो हमने आज पढ़ा भाग, ये भाग इतने 1 से लेकर 9 तक जो है ये आपका ऐसे 1 यानी कि हाफ ईयरली का भाग है। इसके आगे का भाग हम ऐसे 2 के लिए आगे बढ़ेंगे।
तो ये जो हमने आज तक पढ़ा है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जैसे ही पढ़ाया जा रहा है वैसे ही साथ साथ में कंठस्थ करते चलना है, जिससे कि आने वाले essay 1 में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, अधिक परिश्रम आपको नहीं करना पड़े। और अभी आप पढ़ेंगे तो आपको अपने जो भी शंकाएं होंगी वो भी आपको समझ आ जाएंगी, और वो आप प्रश्न पूछकर उनका समाधान हमसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और कंठस्थ कीजिए। और अगली कक्षा में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।